नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हमने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय संख्या 4, जिसका कि नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बच्चों, वैश्वीकरण को लेकर के हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि वैश्वीकरण होता क्या है। सामान्य शब्द से लेकर के हम इसकी विशेष अर्थव्यवस्था पर आधारित जो हमारी परिभाषा है उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण की तुलना करते हुए जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे कौन कौन से लाभ हैं जो इस वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर या इसको आधार बना करके हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। क्या इसने हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसे बूम किया है, क्या उसे नेगेटिव साइन दिया है। इन सब के बारे में जो विस्तार से समझ है वो हम हमारे अध्याय संख्या 4 में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं हमारा भाग संख्या 1, जिसमें हम हमारा जो मूल टॉपिक है यानी वैश्वीकरण है उसको समझते हुए हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई वैश्वीकरण होता क्या है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे शाब्दिक अर्थ से। भाई वैश्वीकरण यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी उत्पाद का अपनी स्थानीय सीमाओं को छोड़ करके भाई जहाँ पे वो प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है, उसको बनाया जा रहा है, उस स्थान को छोड़ करके वो क्या कर रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है। यानी उसका लाभ विश्व के समस्त कोने हैं, समस्त जगह हैं, वहाँ पर व्यक्ति ले पा रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया हम ये इजी शब्दों में ये समझ पा रहे हैं। भाई किसी कंपनी ने एक साबुन बनाया, भाई ठीक है, बना लिया साबुन, वो साबुन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे ब्रांड का है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस कंपनी का जो एरिया है यानी जिस देश में ये निर्मित हो रहा है, साबुन बन रहा है, ये साबुन अगर यहीं पर खपत हो, यहीं के लोगों को उपलब्ध हो, तो हम इस प्रक्रिया को क्या नहीं कहेंगे, वैश्वीकरण नहीं कह सकते। अब इस साबुन ने क्या किया, हमारे तृतीय क्षेत्र, याद कीजिए कौन सा, परिवहन का उपयोग किया है और ये पहुंच रहा है दुनिया के हर कोने में। अलग अलग देशों में इसकी सप्लाई चालू हो गई। भाई ये चारों तरफ इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, कहीं पर इसका हम कह सकते हैं प्रोडक्शन हाउस बनाए जा रहे हैं, कहीं पर इस ब्रांड के ऑफिसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, कहीं पे इस ब्रांड के जो कॉल सेंटर हैं कस्टमर केयर वाले वो स्टेबल किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो ये उत्पाद है इसका वैश्वीकरण हो गया है। यानी ये अपना जो सीमित दायरा है उसको छोड़ करके अब ये विश्व के सभी लोगों के लिए या अनेक स्थानों पर ये उपलब्ध हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम सरल शब्दों में कहेंगे ये वैश्वीकरण है, ठीक है। चलिए देखिए शाब्दिक अर्थों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार और विदेशी निवेश की जो प्रक्रिया होगी उसे हम हमारे अर्थव्यवस्था की भाषा में कहेंगे वैश्वीकरण। अब देखिए यहां पे जो शब्द हमें समझने होंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं भाई, पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ लेते हुए चलेंगे। बहु यानी अनेक सारे, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों की जो कंपनियां, यानी ऐसी कंपनी जिसका अनेक सारे राष्ट्रों में अपना कोई ऑफिस होगा, कोई प्रोडक्शन हाउसेज होगा, कोई कॉल सेंटर्स होंगे, यानी कई सारे राष्ट्रों में उसका ब्रांड स्टेबल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। विदेशी व्यापार क्या है भाई, ये विदेश व्यापार क्या है, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेश व्यापार है। शाब्दिक अर्थ क्लियर हुआ। इसके बाद में आ रहा है विदेशी निवेश। सबसे बड़ी परेशानी तो ये आ रही है अर्थव्यवस्था में, भाई निवेश होता क्या है। देखिए निवेश को जब हमने हमारा बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने क्या देखा था सरल शब्दों में कि आप चाहे वो पूंजी हो, ठीक है, धन, चाहे आपका वो मुद्रा का रूप हो, करेंसी हो, या फिर आपका जमीन यानी भूमि हो, या कोई पशु जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वो चीजें हम सरल शब्दों में कह रहे थे ये हमारा निवेश का अमाउंट है। तो विदेशी निवेश क्या है, यानी जो अन्य देश है, अन्य देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो निवेश कर रही हैं किसी अन्य देश में, चाहे वो अपना कारखाना लगा रही हो, चाहे वो अपना श्रम वहां दे रही हो, चाहे कच्चा माल उपलब्ध करा रही हो, चाहे हम कहें वहां पर उन्होंने अपना धन जमा पूंजी लगाई है। तो उन सभी शब्दों के लिए हम एक ही शब्द यूज करेंगे, वो होगा हमारा निवेश। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है भाई जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर आधारित होती है। और ये जो सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसीजर है, इसे हम हमारी इकोनॉमिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ये है हमारा वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए देखिए कुछ पॉइंट्स पे हम नजर डालते हैं। वैश्वीकरण की अगर हम बात करते हैं तो हम इन पॉइंट्स को अछूता नहीं छोड़ सकते। क्या क्या है भाई? वैश्वीकरण होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जो हमने अच्छे से समझ लिया, सरल शब्दों में समझ लिया कि भाई वैश्वीकरण का मतलब ये है कि जो विश्व के सारे देश या अनेक देश हैं उनके मध्य व्यापार होगा, उनके मध्य निवेश का कार्य होगा, उनके मध्य हम कहें कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनका संचालन होगा। तो इसे हम सरल शब्दों में कहेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है? अगला पॉइंट हमें यह भी समझना होगा कि वैश्वीकरण का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं पर इसका हमें नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, कहीं पर इसका पॉजिटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इस सब के बारे में हमें समझ बनानी होगी बच्चों। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि अगर विकास की प्रक्रिया की बात हम करें, भाई हम जीडीपी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमने WTO का जो रिपोर्ट है उसको एनालिटिक करके ये देखा कि भाई जो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो कहां तक किसी देश के विकास को प्रभावित करती है, किसी देश के विकास की प्रक्रिया में इसका क्या योगदान है, इन बातों का अध्ययन हमें करना होगा। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे उन सभी कारकों के बारे में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसे कहीं जाना है, अन्य देश में, अन्य मोहल्ले में रहना है। चलो देश छोड़ते हैं, हम एक मोहल्ले, एक समाज, हम एक छोटी सी सोसाइटी की बात करते हैं। इस सोसाइटी में इस बंदे को एडजस्ट होना है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि मुझे जो सुविधाएं चाहिए वो यहाँ इस सोसाइटी में है या नहीं है। पहली बात यही होगी। ठीक है, उसके बाद में इसे सुविधाएं मिल पा रही हैं। उसके बाद में ये देखेगा कि सोसाइटी की जो कमेटी है उसके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए गए हैं वो इतने लचीले या उदार हैं कि मैं उनमें एडजस्ट हो सकूं या नहीं हो सकूं। वो चीज़ ये एनालिटिक करेगा, तभी ये एग्री होगा। तीसरी बात ये है कि मुझे इस सोसाइटी में रहने का क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ है, उस चीज को मैं एनालिटिक करूंगा। उसके बाद में मैं इस सोसाइटी में एग्री होऊंगा आने के लिए। ऐसा ही कुछ होगा। तो जब वैश्वीकरण जितनी बड़ी प्रक्रिया स्टेबल होती है तो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करेगी? इन कारकों के ऊपर विशेष गौर करेगी कि भाई वहां पर मुझे संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्या मुझे वहां पे सस्ता श्रम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मुझे कुशल अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक चाहिए, भाई वो दोनों मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, और वो भी कैसे चाहिए, मुझे एक अच्छे कॉस्ट पे चाहिए। तीसरी चीज, इसके बाद में मुझे ये देखना होगा कि वहां की जो सरकार की नीतियां हैं बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर के, निवेश को लेकर के, वो मेरे अकॉर्डिंग हैं या फिर नहीं है। अगर ये सारे फैक्ट्स क्लियर करते हैं, ये सारे कारक मुझे मेरे पॉजिटिव मिलते हैं, तो ये बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी? इस देश में निवेश करेंगी और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो हम अगर वैश्वीकरण की बात करते हैं तो उसके प्रभाव, विकास की प्रक्रिया में उसका क्या योगदान है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सबको हम अछूता नहीं छोड़ सकते। बच्चों इसके बाद में देखिए, अगर इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हमें समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने देखा था विकास के लिए हमने ये समझा था कि जो आय होती है, यानी हम कहें कि जो राष्ट्रीय आय हो या निवल आय हो, वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आय ही विकास है ऐसा नहीं है। तो वैसे ही हम यहाँ कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया स्टेबल करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर, उनके व्यापारिक गतिविधियों पर। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वैश्वीकरण पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही दूसरा रूप है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को लेकर के हम हमारे अध्याय में विस्तार से समझ बनाएंगे और ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। इसकी जो हमारी बुक वाली लैंग्वेज है या हम कहें हमारी अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है वो क्या कहती है। तो देखिए, सीमाओं के पार विनियम की बात अगर हम करें तो विनियम होते क्या हैं? देखिए, यानी हम कह रहे हैं कि भाई हम आदान प्रदान किसी चीज का कर रहे हैं तो वो चीज कहां होगी? सीमाओं के पार होगी। और वो भी कैसे? स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। भाई एक जगह प्रोडक्शन हुआ, वो चीज वहां से उठेगी और विश्व स्तर पर वो रूपांतरित होगी, विश्व स्तर पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम कह देंगे ये सारी जो प्रोसीजर है वो किस नाम से नॉन की जाएगी? वो होगा हमारा वैश्वीकरण।
क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है सीमाओं के पार भाई व्यापार हो रहा है, किसी वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, सीधे सरल शब्दों में हम कह देंगे वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। अन्य जटिल शब्दों में कहना चाहें स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की जो प्रक्रिया होगी वही हमारा वैश्वीकरण है। इतना क्लियर हुआ। यहां पे अगर हम बात करते हैं बच्चों तो देखिए एक चीज हमारे सामने निकल के आती है, वो है अंतर्देशीय उत्पादन। भाई अंतर्देशीय उत्पादन होता क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे कि अंतर्देशीय उत्पादन का प्रभाव आज 2 दशक यानी लगभग 20 वर्षों के बाद में हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो आज से अगर हम 2 दशक पहले की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं एम्बेसडर या फिर फिएट जैसी कारें हमें यहाँ पर दिखती थी ना। पर अब अगर हम बात कर रहे हैं 2 दशक बाद की, तो लगभग जो दुनिया के पॉपुलर सारे ब्रांड्स हैं उनकी कारें हमें हमारे भारतीय रोडों पर चलती हुई दिखाई देती है कि नहीं। ऐसा कैसे हो गया, 2 दशक पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसका एक ही सीधा कहें कि इसका एक ही शब्द में उत्तर क्या है कि हम वैश्वीकरण से जुड़ चुके हैं। कैसे जुड़ गए भाई, हमारे सामने जो हमारा व्यापार था, हमारा हम कहें कि जो व्यापारिक स्वरूप था वो अब विश्व स्तर पर हो चुका है। तो हम देख पा रहे हैं कि दुनिया के जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो हमारे भारतीय बाजारों में दिख पाते हैं। कपड़ों के ब्रांड्स देख सकते हैं, टेलीविजन से लेकर के हम ये कहें कि अगर फलों के जूस की बात भी करेंगे तो उसमें भी हमें पॉपुलर ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे और जो कि विश्व स्तर पर मान्य ब्रांड है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। और इस चीज को हम सरल शब्दों में कह रहे हैं कि अंतर्देशीय जो उत्पादन है वो अब एक जगह स्टेबल नहीं है भाई, वो एक देश में एक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। उसके लिए जो सीमाओं के बैंडेशन थे वो खत्म हो चुके हैं और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि किसी दूसरे देश में निर्मित चीजें आज हमारे देश में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हम किसी भी ब्रांड का हम कहें कि हम कपड़े ले पा रहे हैं। हमने कई सारे ब्रांड्स की कारों को देखा है, जो बड़े बड़े विदेशी ब्रांड्स हैं वो आज भारतीय सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे वैश्वीकरण के कारण। तो देखिए बच्चों, 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही था भाई। सीधी सीधी बात यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के मध्यकाल तक की, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो उत्पादन था, किसी भी वस्तु का उत्पादन था, तो व्यापारिक नीतियां ऐसी थी, सरकारों ने ऐसी नीतियां बना रखी थी, राष्ट्रों की ऐसी नीतियां थी कि भाई उत्पादन हो रहा है, सबसे पहले खपत अपने यही होनी चाहिए, हमें निर्यात तो करना ही नहीं है, बाहर तो भेजना ही नहीं है किसी चीज को, यहीं पे हम इसका उपयोग करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। फिर देखिए, इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। यानी कि हम ये कह पा रहे हैं कि कुछ एक स्थितियों में ऐसी स्थितियां पैदा हो रही थी कि कुछ एक प्रोडक्शंस ऐसे थे, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल हो, चाहे हमारे वो खाद्य पदार्थ हो, या फिर वो हमारा तैयार उत्पाद हो, ये सब वो चीजें थी जो कहां जा रही थी, देशों की सीमाओं से बाहर, और वो भी केवल लिमिटेड एडिशंस थे उनके। इसके साथ साथ देख रहे हैं हम, भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। चले जाओ भाई हिस्ट्री में, इतिहास में चले गए, ठीक है, याद आ रहा होगा, अंग्रेज यहाँ से कपास वगैरह ले जाते थे, सस्ते दामों पे ले जाते थे, फिर वहाँ से कपड़ा बना करके आता था, फिर वो यहाँ बाजारों में बिकता था। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि भारत जैसे जो उपनिवेश बने हुए थे, जो मतलब ब्रिटिशर्स के हम उपनिवेश थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ ले रहे थे। कच्चा माल का समझ में आया, खाद्य पदार्थ, एग्रीकल्चर तो विकसित था ही नहीं ना वहाँ पे। तो हमने ये देखा कि भाई खाद्य पदार्थ और कच्चा माल वो लेकर के जा रहे हैं यहाँ से, और तैयार वस्तुओं को यहाँ बाजारों में ला करके बेचा जा रहा था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का जरिया था। अगर हम बात करें, एक व्यापार ऐसी चीज थी जिसके द्वारा जो अनेक सारे देश थे वो आपस में कनेक्ट हो रहे थे। भाई कैसे हो रहे थे, कहीं पे निर्यात हो रहा था, कहीं से आयात हो रहा था। तो इन सारी प्रोसीजर को जब हम देख रहे हैं तो ये देशों को जोड़ने का एक जरिया बन चुका था। ये बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ये बड़ी कंपनियां थी भाई, जिन्हें कौन सी कंपनियां कहेंगे हम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बच्चों याद कर लो, आप तो हमें जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो वो एक कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी का रोल अदा कर रही थी भारत जैसे उपनिवेशों में। यहाँ से रॉ मटेरियल उठा रहे थे,
तैयार माल को यहाँ लाकर सेल आउट किया जा रहा था। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं कि व्यापार के कारण ही जो अनेक सारे देश थे वो आपस में जुड़े हुए थे। ये हम प्रारंभिक स्थिति की बात कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई है, वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हमें ये भी तो समझना होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है। भाई हमने वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ समझ लिया, वैश्वीकरण की हमारी बुक वाली जो डेफिनेशन थी उसको हमने एनालिटिक कर लिया, अच्छे से समझ लिया। हमने कारकों को देखा जो वैश्वीकरण को प्रभावित करते हैं, परंतु जो सबसे बड़ा कारक हमारे सामने निकल करके आ रहा है, यानी कहें जो आधारशिला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो होती क्या है। क्या ये बहुत सारे राष्ट्रों में काम करती है? क्या इनके हर जगह प्रोडक्शन हाउस होते हैं? क्या जहां पर इनका प्रोडक्शन उत्पन्न हो रहा है, जहां पर ये अपना प्रोडक्ट बना रही है, क्या उसी देश में स्टेबिलिटी मानी जाती है? क्या और कई अन्य तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी ने इस देश में भी अपना प्रभुत्व बनाया, इस देश में भी इसका ये स्टेबिलिटी है, इस देश में इसका ये योगदान है? तो इन सभी कारकों को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या हैं। चलिए हम चर्चा करेंगे अब बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। तो देखिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। भाई साहब उत्पादन नहीं करती, उसके प्रोडक्शन हाउसेज ही नहीं होंगे वहां पे, बल्कि उस पे कंट्रोल करने के पोजीशंस भी वहां पे उसके पास में होंगे। तो इससे एक बात तो समझ में आती है, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे माइंड में एक मैसेज होना चाहिए कि भाई यहां पे केवल प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, केवल उत्पादन से मतलब नहीं है, उसको कंट्रोल करना। उसके लिए हम इजी शब्दों में समझे, उसका कोई कॉल सेंटर होगा वहां पे, कोई ऑफिस होगा वहां पे, कोई लेखा जोखा कार्यालय होगा उसका, यानी कोई भी ऐसी स्टेबिलिटी किसी भी देश में हो सकती है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की, जिससे कि उसका पूरा व्यापार स्टेबल हो रहा है। चाहे वहां पे हम ये देख पा रहे हैं एक बड़ी सी मशीनरी बन रही है, आगे हम एग्जाम्पल भी लेंगे इसका, एक बड़ी सी मशीनरी बन रही है, उसका कोई पार्ट्स हम कह रहे हैं चाइना में बन रहा है, अनदर पार्ट्स उसका थाईलैंड में मैन्युफैक्चर हो रहा है। हम कह रहे हैं उसका जो लेबर चार्जेस है, या हम ये कहें कि उसका कॉल सेंटर वाला पार्ट है वो हमारे इंडिया में स्टेबल है। तो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण माना जा सकता है। यानी ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं, उन्हें हम सरल शब्दों में कहते हैं कि यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम व अन्य संसाधन मिल सके। सबसे बड़ा कारक तो यही है वैश्वीकरण का, कि भाई हम वहीं आएंगे जहां पर हमारे अकॉर्डिंग हमें एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग कोई चीजें हैं नहीं तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम निवेश नहीं करेंगे, हम वैश्वीकरण में आपको नहीं ऐड करेंगे। सीधी सीधी बात है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें तो ये चाहे अपने उत्पादन के लिए जो कारखाने हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, या फिर इनके ऑफिसेज हैं, ये केवल वहीं डेवलप करती हैं जहां इन्हें सस्ता श्रम मिलेगा और अन्य जो इनके संसाधन है, आवश्यक संसाधन है, वो मिल पाए। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि ये क्यों करती हैं ऐसा, कि ये कहीं पर अगर स्टेबल होती हैं, किसी एरिया में जाकर के ये फैक्ट्रीज लगा रही हैं, तो वहां पर क्या कारण है कि ये सब चीज़ों को एनालिटिक करती हैं। भाई हम अगर बात करें तो देखिए, अगर आपने ये देखा कि मुझे सस्ता श्रम मिल रहा है, कुशल अकुशल प्रकार के जो श्रमिक हैं वो सस्ते रेट पे हमें उपलब्ध हो पा रहे हैं, साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं वहां पर अगर मैं कारखाना स्टेबल करता हूं तो मुझे लैंड लीज पर मिल रही है, वो भी सस्ते दामों पे मिल पा रही है। मेरे लिए जो संसाधन उपलब्ध होंगे, वहां कच्चा माल होगा वो निकट ही प्राप्त हो जाएगा, मुझे पास में मिल जाएगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम लगेगा। तो ये सब चीजें जब मैं देखूंगा किसी व्यापार के लिए, किसी उत्पाद को बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उत्पादन में क्या हो जाएगी, लागत में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। भाई एक तो हम पेन बना रहे हैं, उस पेन के लिए हमने जो हमारे मटेरियल है उसको काफी दूर से मंगाया है। जब हम दूर से मंगा रहे हैं, परिवहन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, हमें लेबर मिल रहा है, वो हाई क्वालिटीज के तो हैं बट उनके चार्जेस भी ज्यादा है, ठीक है। अब इन सबको जब हम देखते हैं तो हमारे पेन की कॉस्ट आ जाती है 9 रुपए, सेल आउट हमने 10 में किया है। एक बार एग्जांपल के लिए देख रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब हमने इसी की तुलना में दूसरी स्थिति देखते हैं जहां हमने ऐसी जगह हमारे स्टेबिलिटी की कि हमारा कच्चा माल हमें आसानी से मिल पा रहा है, परिवहन के कॉस्टेज कम है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम है, और हम देख रहे हैं लेबर कॉस्ट भी कम आ रहा है, तो हमें मिल रहा है वो सारा प्रोडक्शन बनने में 5 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है। तो आप यहां देख पा रहे हैं लागत में कमी कैसे हुई है, क्योंकि उन्हें सस्ता श्रम मिला है, अन्य संसाधन है वो आराम से उपलब्ध हो गए हैं, कोई ज्यादा चार्जेस उन्हें देने नहीं पड़े, तो जो लागत है उसमें ऑटोमेटिक कमी आ गई है। और लागत में जब किसी चीज में कमी आ जाती है तो ये तो बेसिक रूल है, जब जेब से खर्चा कम हो रहा है, बिकना उतने में ही है, तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। एक तो 9 रुपए में बना करके 10 रुपए में इसने बेचा, एक 5 रुपए में बना करके
के 10 रुपए में बेच रहा है, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं लागत कम होती है तो मुनाफा ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। बेसिक रूल है, ठीक है। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं और उस पर विचार करते हैं। भाई ये कॉल सेंटर की इमेज है जो हमारे बेंगलुरु में स्थापित है, एक कंपनी का है, ठीक है। ये कंपनी का एक कॉल सेंटर है जिसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस कंपनी की विशेषता ये है भाई, इसके प्रोडक्ट पे लिखा होता है मेड इन थाई, ठीक है, यानी कि थाईलैंड के प्रोडक्ट हैं इसके, बट इसका एक भी पार्ट थाईलैंड से नहीं लिया जाता। कितनी गजब की बात है ना। थाईलैंड की कंपनी है, ये अपने प्रोडक्ट में एक छोटा सा पार्ट भी ऐड नहीं करती है थाईलैंड का। थाईलैंड का कोई प्रोडक्शन इसके अंदर नहीं है, थाईलैंड का छोटा सा पार्ट यानी एक स्क्रू भी थाईलैंड का इसने यूज नहीं किया है। पर हम ये देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट पर जो लिखा होता है वो होता है मेड इन थाई, ठीक। अब ऐसा कैसे हुआ? फिर इसने प्रोडक्ट अगर थाईलैंड से नहीं लिया है, इसने कच्चा माल थाईलैंड से नहीं लिया है, लेबर कॉस्ट थाईलैंड से नहीं ले रहा है, तो ये कर क्या रहा है? तो देखिए बच्चों, इसने क्या किया है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं, इसने चाइना में देखा कि जो मुझे कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो बड़ी आसानी से मिल रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसको सस्ता श्रम मिलने के भी आसार थे, तो इसने रॉ मटेरियल प्लस हम ये कहें जो लेबर है वो इसने चाइना से पिकअप किए। चाइना में इसका प्रोडक्शन हाउसेस बनाए हुए हैं इस कंपनी के। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि इसको सप्लाई करना है। अब इसने क्या किया कि जो पास में यूरोप की हम बात कर लें, मैक्सिको की हम बात कर लें, उत्तरी अमेरिका की हम बात कर लें, तो इसके जो वेयर हाउसेज हैं वो इनके नज़दीक हैं, वहाँ से ये अपना माल थ्रू द हम कहें कि जो हमारे सी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, यानी कि हम जल यानों के द्वारा ये मैक्सिको में, यूरोप में, और हम बात कर लें कि हमारा जो उत्तरी अमेरिका पोर्शन है वहाँ पर इसने सेल आउट करना शुरू कर दिया। दो चीज़ें क्लियर हो गई, उत्पादन हो रहा है और उसे बेचा जा रहा है, यानी बाजार की बात हम कर चुके, उत्पादन की बात हम कर चुके। बच्चों दोनों स्थितियों में हमने ये देखा थाईलैंड का रोल अभी तक सामने नहीं आया, फिर भी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है मेड इन थाई। अब इसके जो सर्विस सेंटर है या हम कहें कस्टमर केयर सेंटर है उसकी बात करते हैं। तो इसने ये स्टेबल किया है हमारे इंडिया में, बेंगलुरु में एक कस्टमर कॉल सेंटर इसने अरेंज कर लिया इसी कंपनी ने। तो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या ये वैश्वीकरण का एक उदाहरण है? क्या एक ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है? जी बिल्कुल है। थाईलैंड की कंपनी है, कई सारे राष्ट्रों में इसने इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पर ये अपना प्रोडक्शन हाउस बना रही है, कहीं पे इसने अपने वेयर हाउसेज बनाए, कई देशों में इसका व्यापार स्टेबल है, कई देशों में इसके कॉल सेंटर स्टेबल है। तो आसान शब्दों में ये हमारी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब इस कंपनी ने इतना कुछ खेल तो कर लिया भाई, जगह जगह इतना सारा व्यापार जटिल रूप से फैला दिया। अरे भाई हम एक अकेला व्यक्ति दो दुकान नहीं संभाल सकता, दो नावों का सवार गिर जाता है। फिर इस कंपनी ने ऐसा कैसे किया? इतनी जटिलता भरा हुआ इसका जो व्यापार था उसको इसने कैसे स्टेबल किया? प्रश्न आना हमारे दिमाग में स्वाभाविक था। तो चलिए इसका उत्तर ढूंढते हैं। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। यानी कि ना केवल, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि ये केवल उत्पादन पे ही निर्भर नहीं है, केवल व्यापार पर निर्भर नहीं है, ये दोनों स्थितियों पर निर्भर होगा। यानी ये अपना व्यापार भी विश्व स्तर पर कर रही हैं और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही हैं। इसका फायदा क्या होगा भाई? इन्हें इतना ज़्यादा लंबा जटिल प्रक्रिया अपनाने का फायदा क्या है? तो देखिए, परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई ना भाई। देखो, थाईलैंड की कंपनी है, चाइना में इनके लेबर्स हैं, प्रोडक्शन चाइना से हो रहा है, वेयर हाउस इन्होंने मैक्सिको के पास में स्टेबल किया है, इनका जो कॉल सेंटर है वो इंडिया में बेंगलुरु में स्टेबल है। तो इतना सारा जटिल झाल झोल क्यों बना रखा है? तो देखो, उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देख लिया था। बच्चों, सोचने वाली बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास में जो सोचने वाली बात है वो ये है कि चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। जैसा कि हमने देखा, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, लेबर चार्जेस कम होंगे, वहाँ के पॉपुलेशन खूब है, बेरोजगारी खूब है, ये चीज़ हमने देखी। साथ ही साथ हम देखें कि मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण ये लाभप्रद भी होता है। और भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कॉल सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो कॉल सेंटर में देखिए यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी भारत में हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत को लगभग 50-60% तक बचत कर रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंपनी का लाभ कितना बढ़ गया होगा। जहां कॉस्ट और लागत कम हो जाती है, वहां प्रॉफिट
इंक्रीमेंट लेता है। तो यहां पे हमने देखा है, अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एग्जाम्पल में हमने ये क्यों देखा कि वो थाईलैंड की कंपनी है, उसने अपने व्यापार को विश्व स्तर पर क्यों बढ़ाया। कंपनियां अपने लाभ के लिए ये डिसीजन लेती हैं। बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत को कम करने की बात करते हैं तो हम वहां आसानी से मेंशन कर सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, या हम सीधा सीधा सरल शब्दों में हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां न केवल विश्व भर में व्यापार कर रही हैं अपितु विश्व स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया को स्थापित कर रही हैं। ऐसा क्या कारण है? तो सरल शब्दों में हम ये कहेंगे कि विश्व स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया को स्टेबल करने के लिए जो जटिलताएं हैं उनका सामना बहुराष्ट्रीय कंपनियों को करना पड़ता है, परंतु इसके विपरीत उन्हें 50 से 60% तक का जो लागत कॉस्ट है वो उनका रिड्यूस होता है और उनका प्रॉफिट बढ़ता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि जहां पर जिस चीज की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस चीज को उसी देश से प्राप्त करती हैं। जैसा हमने देखा चाइना से लेबर और विनिर्माण केंद्र ले रहे हैं। अगर हम बात करें मैक्सिको, यूरोप और हमारे अमेरिका सेक्टर की, तो वहां से ये क्या कर रहे हैं, वहां अपने व्यापारिक जो बाजार है उन्हें स्टेबल कर रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तकनीकी पक्ष को समझने वाले कुशल इंजीनियर हैं, इंग्लिश बोलने वाले अच्छे व्यक्ति हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने जो कॉल सेंटर्स हैं उन्हें चला पा रहे हैं। तो इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां न केवल विश्व स्तर पर व्यापार करती हैं अपितु विश्व स्तर पर वो अपने उत्पादन को भी स्टेबल कर रही हैं। तो बच्चों आज की हमारी क्लास में अगर हम मोटा मोटी देखें, शॉर्ट समरी टाइप देखें, तो हमने ये समझा कि वैश्वीकरण होता क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझते हुए हमने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी और इसके कार्य करने की जो तरीका है, वैश्वीकरण को प्रभावित करने का जो तरीका है, उसके ऊपर अच्छे से एनालिटिक किया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं वैश्वीकरण को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी और आपने अच्छे से इस हमारे जो आज का लेक्चर था उसको समझा होगा। तो मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, बढ़ाएंगे आगे हमारे चैप्टर को और देखेंगे कि वैश्वीकरण का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।